Assalamualaikum class, welcome in your session 2. जी हम बात कंटिन्यू करते हैं। सेशन 2 में ज़रा पार्टिसिपेंट्स हमारे ज्वाइन कर लें। और आपको मैं रिमाइंड करवा दूं, आप चैट में अपना नाम, कंप्लीट नेम सेशन 1 की तरह से ज़रूर लिख दीजिएगा। आप नहीं लिखेंगे तो मार्किंग नहीं होगी। जी सर, लिख देती हूँ। अरीबा नाज, अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज़। ओके क्लास, आप ज्वाइन होते रहेंगे और फिर यहाँ पे बात होती रहेगी। आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ बार बार, आज क्योंकि पहला दिन है इस चेंज प्रोसीजर में, कि आपको अपना नाम चैट में ज़रूर लिखना है, अपना कंप्लीट नेम। तो प्लीज़ इसको ज़रूर लिख दीजिएगा। योर कंप्लीट नेम शुड बी देयर, क्योंकि आपकी चैट ही डिपार्टमेंट को चली जाएगी आपकी अटेंडेंस मार्क करने के लिए। मुझे मार्क नहीं करना है तो वो देख लेंगे कि किसका नाम मौजूद है, किसका नाम मौजूद नहीं है, तो फिर मेरा कंसर्न यहाँ पे नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से कुछ पार्टिसिपेंट्स वक्त ज्वाइन नहीं हुए हैं। मैं दोबारा से बता दूँ कि सेशन 2 ठीक है, मैंने उनको बता दिया ताकि वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि पार्टिसिपेंट अभी वेट कर रहे थे। राइट क्लास, तो हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। और हम बात कर रहे थे आपसे इस वक्त इस स्क्रीन की। आपको ये स्क्रीन विजिबल है, मैंने शेयर कर दी है। प्लीज़ मुझे एक दफ़ा बता दीजिएगा और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जी, कोई भी बता दीजिए आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, थैंक यू शुमाइला, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ ये बात की जा रही है। थैंक यू जबेरिया, आपका बहुत शुक्रिया बताने का। तो हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट बी है, सी है, हम डिस्कस कर रहे थे। और हमारे पास यहाँ पर अगर मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास ये है तो ये पॉइंट सी बन रहा है। और अगर हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट कम हो जाती है, देखिए ना, हम प्राइस जब चेंज करते हैं तो हम क्यों चेंज करते हैं? हम बहुत सी दफ़ा हमारे पास या तो कॉस्ट कम हो रही है या कोई और सर्कमस्टेंसेस हैं, तो आमतौर पर हमारी कॉस्ट ही कम हो रही होती है। कोई भी रीज़न हो, टैक्स रेट्स कम हो जाएं, डॉलर कन्वर्जन रेट में फ़र्क आ जाए, या किसी भी तरह की बात आ जाए, तो हमारे पास कॉस्ट कम होना शुरू हो जाती है। तो हम उन रीजंस की तरफ नहीं जा रहे कि वो क्या रीजन है, लेकिन कोई भी रीज़न हो सकता है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि कॉस्ट हमारी कम हुई। तो मार्जिनल कॉस्ट कम करने से हमारे पास ये हमारे पास कर्व आया, तो ये हमारे पास पॉइंट ई आना शुरू हो गया। ठीक है, तो हमारे पास अब जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो हमारे पास अगर हम इस पॉइंट से डिस्कस करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पर आ जाएगा। और मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास इस पॉइंट से डिस्कस करेंगे तो सी से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो इनको भी हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ फिगर बताई है, समझाया नहीं है अभी। अब मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ और समझाता भी। अब क्लास हमारे पास यहाँ पर ये जो फिगर है, इसको अगर हम देखना चाह रहे हैं तो इसको मैं यहाँ पर यहाँ पर आपको स्प्लिट कर दूँ स्क्रीन को, ताकि हम नीचे पढ़ भी सकें। और ठीक है, आपको स्प्लिट स्क्रीन नज़र आ रही होगी। और स्प्लिट स्क्रीन में मुझे इसको
जूम करना है इस तरह से, ठीक है। और हम यहाँ से उसको अब पढ़ेंगे नीचे क्या लिखा हुआ है। ये अभी जो आप लास्ट स्टूडेंट ने भेजा है चैट में, अपना नाम और आईडी भी भेज दिया है, मोहम्मद इकबाल। आपने कंप्लीट लिख दिया, बिल्कुल ये चीज़ मैंने आपसे डिमांड की थी, आपने शायद मैसेज गौर से पढ़ा नहीं। सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ था, आप लोगों ने सिर्फ अपने नाम भेज दिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप अपना कंप्लीट नेम और आईडी दोनों चीज़ें लिखेंगे, जैसे मोहम्मद इकबाल ने यहाँ पे लिख के भेजा है। दिस इज़ द करेक्ट वे टू सेंड, ठीक है। अब आप खुद सोचें कि अगर आप लोग बार बार हर इंसान को बताना पड़े और हर स्टूडेंट बार बार भेज रहे होंगे तो फिर होगा क्या। हम बार बार उन चीज़ों को देख रहे होंगे। एक छोटा सा काम कि मैसेज को पढ़ लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आप हमें अपना नाम और आईडी भेज दीजिए, तो परेशानी ख़त्म। अब वो इतनी होंगे स्टूडेंट वही, जैसे अभी 14 स्टूडेंट्स थे हमारे पास पहले, होंगे 14, लेकिन मैसेज 30 40 50 पे पहुंचे हुए होंगे, उसमें ढूंढ रहे होंगे यार ये तो नाम लिख लिया पहले, इनको तो मार्क कर लिया, इनको मार्क नहीं किया, इनको कर लिया, इनको नहीं किया, तो एक काम लेंदी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हम सब पढ़े लिखे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो मैसेज को हमेशा पूरा पढ़ा कीजिए। अब हसनैन आपने भेज दिया आईडी सिर्फ, ये अभी भी आपने गलत भेज दिया है। आपसे कहा था नेम एंड आईडी, आपका नाम अलग आईडी अलग, ये आप और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं हमारे लिए। मैसेज को पढ़ लीजिए, कहेंगे तो मैं आपको उर्दू में भेज दूंगा। अगर जो मैंने मैसेज भेजा है मुश्किल है तो मैं आपको उर्दू में कहेंगे तो भेज दूंगा, वैसे आप उसको कॉपी करके गूगल पे लिख के ट्रांसलेट करके आपको बता देगा। माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन आप परेशानी क्रिएट कर रहे हैं बेफायदे। अच्छा, ये मोहम्मद इकबाल, शायद आपने ही नाम लिखा है क्योंकि यहाँ पर नाम कम डिस्प्ले हो रहा है। जी मोहम्मद इकबाल। देखें, यूनिवर्सिटी कहती है सेशन, जैसे आपकी सुबह की क्लास हुआ करती थी 9 से 12 और फिर 12 से 3 हुआ करती थी, ऐसी होती थी ना क्लास, आपके 2 सेशन हुआ करते थे। तो अब मैं इसको बताया मैं क्या कहा करूँ, हमारे जूम के 2 क्या होंगे, पहले हम कनेक्ट हुए फिर दोबारा कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं तो उसको ईएम की क्लास कहता हूँ और ईएम का सेशन 1 सेशन 2 कहता हूँ। तो एचआरएम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक सिर्फ ईएम से है। तो ईएम में पहले हम जूम से कनेक्ट हुए थे, जूम लिंक से, और अब दोबारा से कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको या तो कनेक्टिविटी कह दिया करेंगे, ठीक है, कनेक्टिविटी 1 कनेक्टिविटी 2 ऐसा कह दिया करेंगे अगर आप सेशन में कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में यूजुअली सेशन सुबह की क्लास को कहा जाता है। चले कोई बात नहीं, स्टैंड आपने बात समझ ली ना, और बाकी तमाम भी स्टूडेंट्स। तो इतना लेंदी लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पर लिख दिया, सिर्फ लिखे मोहम्मद इकबाल B192018, दैट्स इट। इतना छोटा सा काम और काम खत्म आपका, ठीक है। तो बहुत कंफर्टेबल सी बात है, लंबा काम नहीं है। BSAF की जरूरत ही नहीं, हमें पता है आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। अगर लिख देंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो कोई एतराज़ नहीं। वैसे ये बात जो लिखी थी यहाँ पर कंप्लीट। अपने पॉइंट की तरफ आते हैं, क्लास पढ़ना शुरू करें ताकि ये हमारे इन चीज़ों में टाइम वेस्ट ना हो। ओके क्लास, अब आप ऊपर डायग्राम में देखते रहिएगा, नीचे पढ़ते रहते हैं। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट अकर्स वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट। ये तो हमें पता है ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमेशा क्या होता है, जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होते हैं। कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल की बात आ जाती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट अकर्स, तो हमारा ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट की बात यहाँ से पता चलना शुरू हो जाती है कि हम यहाँ से हमें ये बात पता चल रही है। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस इज द मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर्स विल पे फॉर दैट लेवल ऑफ आउटपुट। तो इस लेवल पर अब आप स्क्रीन पे इस बात को भी देखते रहिए कि आपके पास यहाँ पर इस क्वांटिटी पर हमारे पास ये बात हो रही है, ठीक है। मैं फिर चैट को देख रहा हूँ, बस आप लोग भेज दीजिए, ठीक है। तो अब ये आप जो स्टूडेंट्स जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, सबको एक ही बात, एक ही जुमला बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरा आज की क्लास शुरू होने से पहले का मैसेज पढ़ लीजिएगा, आपकी अटेंडेंस से रिलेटेड
उसके मुताबिक काम कर लीजिए। उसमें आपका नेम भी पूछा गया है और आपका आईडी भी पूछा गया है। आपको वैसे भी अली रजा साहब ने भेज दिया था मैसेज ग्रुप पर पहले, उसको भी पढ़ लिया करें। अब आप जितने लोग भेज रहे हैं, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मैसेज क्यों नहीं पढ़ते। उसमें आईडी भी लिखा हुआ था, डियर गुलाम नबी बिलाल हसन, उसमें आईडी भी लिखा हुआ था। अगर आप अलग अलग भेजेंगे, सब आप मैसअप कर रहे हैं, मुश्किलात पैदा करते चले जा रहे हैं। 15-20 स्टूडेंट्स के मेरे पास अगर 50-60 मैसेज इकट्ठे हो जाएंगे तो उसमें मार्किंग कैसे की जाएगी? कभी मैं आईडी देख रहा हूँ, कभी मैं कुछ और देख रहा हूँ। आपके सामने यहाँ पर इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जवेदिया शमशाद ने भेज दिया, आईडी बता दिया, डिटेल्स बता दी, बात खत्म हो गई। बस इसी तरह से सब लोग भेज दीजिए, ठीक है। अब अगर मैं आपको यही एक इतनी सी छोटी सी बात यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बार बार बतानी पड़े और हम अपना लेक्चर कंटिन्यू ना कर सकें, तो इंतहाई अफसोस की बात है। या फिर यही होगा कि मैं तो आपका चैट सेशन भेज दूंगा डिपार्टमेंट को, उनको समझ में आएगा तो अटेंडेंस मार्क कर देंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर ये कोई डिबेट नहीं होगी, सर मैं तो वहाँ था, मुझे तो सर ने एडमिट किया था, ये था ये वो था। अब आप खुद समझदार है, क्या करना है खुद देख लीजिएगा। मैं अब क्या कह सकता हूँ। हमारा जो लेक्चर है कॉन्सेंट्रेशन से सुनने वाला है। अगर हम प्रॉपरली सुनेंगे नहीं तो पहले मैंने क्या कहा था वो स्टूडेंट्स भूल जाएंगे, मैं बाद में उनको क्या बताऊंगा। ठीक है, अब मैं चैट को ओपन नहीं कर रहा, अब आप लोग अपना काम खुद से करते रहिए जो बता दिया है, और सुनते भी रहिए, ठीक है प्लीज। मैं फिर एक दफा पढ़ रहा हूँ यहाँ से और आगे चलता हूँ। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट occurs when marginal revenue equals marginal cost, ये हमें पता है, and the profit maximizing price is the maximum price consumers will pay for that level of output। तो हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं इकोनॉमिक्स के बिल्कुल बेसिक्स से, उसमें यही हुआ करता था कि डिमांड और सप्लाई हमारे पास क्या है, हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, ये जिस पॉइंट पर इंटरेक्ट करेंगे ये हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ से हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात शुरू हो जाएगी। तो हम इसमें कभी कभी इक्विलिब्रियम पॉइंट को थोड़ा सा डिफर भी कर देते हैं, लेकिन आप मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को ही सिर्फ माइंड में रखें कि जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, वो हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात वहाँ पर शुरू हो जाती है, क्वांटिटी से रिलेटेड भी और प्राइस से रिलेटेड भी। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी बताई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ मार्जिनल कॉस्ट इज गिवन बाई MC0, ये MC0 लिखा हुआ है ना, ये मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास अगर ये बताई जा रही है, इफ अगर ये बताई जा रही है इन फिगर 9.2, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट एट पॉइंट सी, तो हमारे पास पॉइंट सी पर मार्जिनल रेवेन्यू 2 हमारे पास इक्वल हो रहा है, ये मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो रहा है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? बस हमारे पास रेवेन्यू कैलकुलेशन आ गई होंगी, कॉस्ट की कैलकुलेशन आ गई होंगी, ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट सी पर। इसका मतलब ये जो पॉइंट सी है ऊपर पढ़ी हुई बात में क्या होगा, यहाँ जो हमें क्वांटिटी नजर आएगी, यहाँ जो हमें प्राइस नजर आएगी, ये प्रॉफिट की तरफ लेके जा रही होगी, ठीक है। इन दिस केस द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट इज Q0 एंड द ऑप्टिमल प्राइस इज P0। तो हमारे पास, ठीक है, तो प्राइस हमारे पास P0 हो जाएगी। क्लियर हो आपको? फिगर को देखते रहिए, यहीं से समझ में आएगा आपको यहाँ पे क्या लिखा है। तो क्लास हमारे पास यहाँ पर ये प्राइस जो हमारे पास आ रही है, ये हम इस प्राइस पर इन चीज़ों को सेल कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये पॉइंट यहीं से शुरू हो गया है। पॉइंट सी की जो प्राइस होगी, अगर ये पॉइंट P0 यहाँ पर होता तो यही प्राइस हमारे पास प्रॉफिट की तरफ लेके जा रही है। Marginal revenue equals marginal cost at point C. In this case, the profit maximizing output is Q0 and the optimal price is P0. Since price exceeds marginal cost से price increase हो रही है, output is below the social efficient level. तो हमारे पास जो सोशल एफिशिएंट लेवल है उससे प्राइस नीचे है। जो सी की प्राइस होगी वो हमारे पास, ये सोशल एफिशिएंट लेवल का मतलब होता है जो लोग आसानी से पे कर सकते हैं।
ठीक है, आपको बताऊँ कि जब हम कहते हैं आसानी से पे करना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे आपके पास ऑटोमोबाइल की प्राइसेस होती हैं, वो लोग बढ़ाते रहते हैं, हम क्या करते हैं, हम खरीदते रहते हैं, हम कभी कमी नहीं करते, हम किसी चीज़ को कमी नहीं कर रहे होते, प्राइसेस बढ़ती रहती हैं, हम उसको उसी तरह से खरीदते रहते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से महंगे से महंगे मोबाइल आते चले जा रहे हैं, वो प्राइस बढ़ाते चले जाते हैं, हम अपनी शो में शो ऑफ करने में क्या करते हैं, यार ये मेरे पास तो 50,000 का मोबाइल है, ये मेरे पास 80,000 का मोबाइल है, ये मेरे पास 40,000 का मोबाइल है, ये 1 लाख का मोबाइल है। अब काम उसने वही करना है, लेकिन हम उनको बढ़ाते चले जा रहे हैं, और हम में से बहुत से लोग शौक में या दिखाने में, इस्तेमाल में भी फायदा होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग शो ऑफ करने के लिए ले रहे होते हैं, तो वो प्रोडक्ट उनकी सेल हो रही है, तो क्या कहते हैं, यार हमने अगर 1 लाख का सेल कर दिया अपने प्रोडक्ट को, तो हम 1,10,000 में भी सेल कर सकते हैं, 1,20,000 में भी सेल कर सकते हैं, 1,30,000 में भी इसको सेल कर सकते हैं, अगले मॉडल को थोड़ा सा चेंज करते हैं और फिर वो सेल कर देते हैं। तो ये हमारे पास सोशल प्राइसिंग की बात आ जाती है। तो यहाँ पर इसी की बात यहाँ पर की जा रही है, सोशल एफिशिएंट लेवल, आउटपुट इज बिलो द सोशल एफिशिएंट लेवल। तो प्राइस हमारे पास अगर ये सी पॉइंट पर होती, लेकिन इससे भी ऊपर थोड़ी सी प्राइस है, तो ये भी हमारे पास क्यू नॉट पर वही प्राइस रहेगी। Since price exceeds marginal cost P naught, MC naught, output is below the social efficient level. ठीक है, मैंने पढ़ दिया दोबारा से। This situation translates into the dead weight loss. ये नई टर्मिनोलॉजी आपके पास आ रही है। This situation translates into a dead weight loss. अब dead weight loss क्या होता है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, lost consumer and producer surplus. कंज्यूमर लॉस्ट हो गया, और हमारे पास जो प्रोड्यूसर उसके पास सरप्लस हो गया, मतलब जब कंज्यूमर परचेज नहीं करेगा तो आइटम तो पड़े रहेंगे, प्रोडक्ट तो पड़ी रहेगी, बिकी ही नहीं है, तो हमारे पास कस्टमर लॉस हो गया और प्रोडक्ट सरप्लस हो गई। दैट डज नॉट अराइज इन अ परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट। जब हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन होता है, मतलब उसमें एक ही तरह की प्रोडक्ट्स होती है, उसमें ऐसी बात नहीं होती। लेकिन अगर हमारी प्रोडक्ट डिफरेंट है और हमने अगर प्राइस एक्सीड कर दी, सिंस प्राइस एक्सीड्स, तो हमारे पास अगर हमने प्राइस एक्सीड कर दी, जैसे भी आपको मैं डिज़ाइनर्स की बात बता रहा था, किसी एक ने कहा कि मेरे पास जो ड्रेस 8,000 का है, मैंने इसको 15,000 कर दिया, तो लोग दूसरे ड्रेसेस लेना शुरू कर देंगे, थोड़ा सा चेंज होंगे, फैब्रिक चेंज होगा, डिज़ाइन चेंज होगा, उसका पैटर्न चेंज होगा, तो कोई बात नहीं होगी, वो इसको छोड़ देंगे, तो क्या होगा, अब कंज्यूमर लॉस हो गया और प्रोड्यूसर के पास सरप्लस रह गया, उसके पास चीज़ बिकी नहीं गई। इसे कहते हैं डेड वेट लॉस, डेड वेट लॉस। ठीक है, तो ये हमारे पास बात इस तरह से है। इसके बाद क्लास हमारे पास हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एन इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ द स्वीजी मॉडल ऑफ ओलिगोपोली इज दैट देयर विल बी अ रेंज सीई। हमारे पास यहाँ पर सीई एक रेंज की बात की जा रही है, over which changes in marginal cost do not affect the profit maximization level of output। तो हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल है, उसकी आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आउटपुट का मतलब उसकी क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं, देखें, अगर ये प्राइस हमारे पास है और यहाँ पर सी के बजाय हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू कम आना शुरू हो जाए, मतलब चलो ऐसी बात कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट तो ये आया सी, जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट 0, MC 0 और MR2 इंटरसेक्ट कर रहे थे, हमारे पास पॉइंट आ गया सी। इत्तेफाक से किसी वजह से हमारी कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट हमारी कम हो रही, मतलब हमें कुछ प्रोडक्ट चीप मिलना शुरू हो गई, सस्ती मिलना शुरू हो गई, जिसकी वजह से हमने प्राइस को सेट किया और कम कर दिया, तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू कम हो गया। तो मार्जिनल रेवेन्यू कम हुआ, मार्जिनल कॉस्ट भी कम हो गई, तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास प्राइस भी कम हो जाएगी। तो अभी भी हम प्रॉफिट में इसलिए हो गए कि हमारे पास क्वांटिटी उतनी ही रही, क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा, क्वांटिटी लोग उतनी ही खरीद रहे हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको उतना ही खरीदते हैं, ज़्यादा नहीं खरीदते। ठीक है,
तो अगर उसमें कुछ प्राइस कम भी हो जाएगी तो वो क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सी बातें हो सकती हैं, जैसे आपने देखा कि फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर स्कीम ने कुछ लोगों को घर देना शुरू किए हैं। अगर देना शुरू किए हैं तो उसमें उन्होंने कहा कि एक घर मिसाल के तौर पर 50 लाख का है, अगर उन्होंने उसको 30 लाख का कर दिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो CNIC देखकर ही घर देना है, तो उससे क्वांटिटी डिमांड पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं। लेकिन उनके पास मार्जिन आ जाता है कि वो अब इस प्राइस सी से ई तक प्ले कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जैसे जैसे कॉस्ट कम हो रही है, ई से कम नहीं है और सी से ज़्यादा नहीं है ऊपर, तो इसलिए उनके पास जो ये मार्जिन है, ये उनके पास ये 2 पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ पे वो प्ले कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट। ठीक है, तो हमारे पास एक नई बात यहाँ पर ये पता चली हमें। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू competitive competitive and monopolistic firms। जो कंपटीशन में फर्म्स होती हैं वो, या जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होती हैं वो फर्म्स, या मोनोपोलिस्टिक फर्म्स जो होती हैं, ये इनकी डेफिनेशंस आपको पता होंगी। कंपटीशन में तो परफेक्ट कंपटीशन की बातें ही हो रही होती है, कंपटीशन हो रहा होता है, नहीं कंपटीशन हो रहा होता है, परफेक्ट में तो एग्जैक्टली होता है, कंपटीशन हो रहा होता है, या मोनोपोलिस्टिक और कंपटीशन के दोनों कंपनी अपना काम कर रही हैं और वो कंपटीशन करती चली जा रही है। मैं आसान की बात करता हूँ। जी क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे दिस इज इन कंट्रास्ट टू कॉम्पिटिटिव, जहाँ पे कंपटीशन होता है। मतलब यहाँ पर हम कंपटीशन वाली एग्जांपल्स नहीं ले रहे हैं, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तो ओलिगोपोली की टाइप्स आ रही है ना, तो ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ बात हो रही है। जाहिर है ये बताने वाली बात नहीं थी, अगर नहीं भी बताते तो हम ओलिगोपोली की टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें कम्पेटिटिव मार्केट की बात नहीं होती है, मोनोपोलिस्टिक कम्पेटिटिव की बात भी नहीं होती है, और मोनोपोलिस्टिक फर्म्स की बात भी नहीं होती है। ऑल ऑफ विच इंक्रीज आउटपुट व्हेन मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइंस। जब हमारे पास कॉस्ट डिक्लाइन होती है तो आउटपुट बढ़ जाती है। इन तीनों में ऐसा होता है कि कॉस्ट कम होती है तो बढ़ जाती है। यहाँ भी ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि ये कंफ्यूजन ना हो कि यार जब भी प्राइस कम होती है तो चीज़ें तो बढ़ जाती हैं, तो ये बढ़ क्यों नहीं रही, तो वो उन सिचुएशन में होती है, इसमें नहीं होती। ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, to see why firms competing in a Sweezy oligopoly may not increase output when marginal cost declines. Suppose marginal cost decreases from MC0 to MC1 in figure 9.2, जब भी हम बात कर रहे थे वही बात मैंने रीड कर दी है। Marginal revenue now equals marginal cost at point E, but the output corresponding to this point is still Q0। ठीक है, C पॉइंट से E पॉइंट तक
इसलिए गिर किया क्योंकि हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू कम हो गया। तो मार्जिनल रेवेन्यू जब कम हो रहा है तो हमारे पास सी पॉइंट से ई पॉइंट आ गया, क्योंकि हमारे पास MC0 MC1 हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट कम हुई तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कम हो गया, लेकिन हमारे पास क्वांटिटी वही रही Q0, but the output corresponding to this point is still Q0. Thus, the firm continues to maximize profit by purchasing Q0 units at a price of P0. तो P0 प्राइस पर काम होता रहेगा। तो ये हमारे पास स्क्वीजी ओलिगोपोली की बात। अब हमारे पास बात आती है कॉर्नॉट ओलिगोपोली। कॉर्नॉट में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, if each firm expects its own output decision to have no impact on rivals output decisions, then this scenario is described as Coronot oligopoly. अगर हमारे कंपैटिटर्स हैं लेकिन हमारी प्राइस करने से कमी ज़्यादा करने से उसको फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर होंडा कहता है कि हमने प्राइस को बहुत ज़्यादा कर दिया, अब उस तरह की प्रोडक्ट अगर दूसरी कोई और एग्जिस्ट नहीं करती है या कोई नियर कंपटीशन नहीं है तो दूसरों को फर्क नहीं पड़ेगा, उसने अपनी इंक्रीज कर दी तो कर दी। ठीक है, या उसने कम कर दी, उसने अपनी प्राइस को कम कर दिया। अभी हम पढ़ते हैं फिगर में देखेंगे तो आपको उसकी लाइन से समझ में आएगा क्या बात हो। मोर फॉर्मली एन इंडस्ट्री इज अ Coronot oligopoly if there are few firms in the market serving many customers। हमने पहले भी पढ़ा था, वही बात इसलिए दोबारा रिपीट हो रही है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो कॉमन ही होती है ना ओलिगोपोली होने की वजह से। द फर्म प्रोड्यूसेस ईदर डिफरेंशियल और होमोजेनियस प्रोडक्ट। फर्म जो है या तो थोड़ी डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है उसी तरह की, या बिल्कुल एक ही तरह की प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, इसके बाद है ईच फर्म बिलीव्स राइवल्स विल होल्ड देयर आउटपुट कांस्टेंट इफ इट चेंजेस इट्स आउटपुट। तो अगर इसको ये यकीन होता है इस कोरोनॉट कोरोनॉट ओलिगोपोली में कि अगर इस कंपनी ने प्राइस को चेंज किया तो दूसरी कंपनी क्वांटिटी को चेंज नहीं करेगी तो इसको भी क्वांटिटी चेंज नहीं करनी पड़ेगी, इसकी क्वांटिटी उतनी ही सेल होती रहेगी। और फोर्थ पॉइंट वही है बैरियर्स टू एंट्री एग्जिट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या बात होगी। पॉइंट 3 शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं इस देखिए क्लास यहाँ पर जो बात की जा रही है अब आपको क्लियर नजर आ रहा है। क्लास देखें, ये हमारे पास क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी। ठीक है, मतलब क्वांटिटी ऑफ फर्म 1, क्वांटिटी ऑफ फर्म 2, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर इनका कॉमन पॉइंट किधर है, Q1 और Q2। एक फर्म इतना प्रोड्यूस कर रही है क्वांटिटी, एक फर्म इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है, और ये हमारे पास एक ई पॉइंट आ गया कि जहाँ पर दोनों फर्म्स एक ही तरह की क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है। एक कोई रिएक्शन आता है, रिएक्शन फंक्शन ऑफ फर्म 1, और ये हमारे पास है रिएक्शन फंक्शन ऑफ फर्म 2। अब यहाँ पर क्लास हमारे पास जो रिएक्शन है, मतलब जो हमने भी पढ़ा था, the firm produces either differentiated or homogeneous product, ये तो हमारे पास था। और each firm believes rivals will hold their output
कांस्टेंट इफ इट चेंजेस इट्स आउटपुट। अगर इसने अपने आउटपुट को चेंज किया तो वो दूसरा अपने आउटपुट को उतना ही रखेगा। एक बिलीव होता है, मतलब एक ख्याल है। अब इसमें हमारे पास ये जो पॉइंट है, और फिर हमारे पास कुछ पॉइंट सी, डी, सी, बी और ए नजर आ रहा है। हो ये रहा है कि अगर हमारे पास रिएक्शन ऑफ फॉर्म 1 आया और हमारे पास ये ब्लैक लाइन अपीयर हुई डिमांड की, ठीक है। अब ये हुआ तो हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट अगला आ गया डी। फॉर एग्जाम्पल ये इसकी क्वांटिटी इसने बढ़ा दी, डी पॉइंट जो थोड़ा सा आगे इसने पॉइंट की क्वांटिटी बढ़ा दी, ठीक है। तो पॉइंट सी हमें नजर आ रहा है कि रिएक्शन फंक्शन ऑफ फर्म 2, तो रिएक्शन फंक्शन ऑफ फर्म 1 की वजह से रिएक्शन फंक्शन ऑफ फर्म 2 हमें नजर आ रहा है कि उसने उतनी ही, यहाँ पर इसने पॉइंट डी के अगेंस्ट ये पॉइंट सी उसने यहाँ पर अकर कर दिया। इनकी जो क्वांटिटी है, ये यहाँ पर प्राइस नहीं है, माइंड में रखिएगा। पिछले वाले फिगर्स में हम प्राइस की बात कर रहे थे, यहाँ वाई एक्सिस के अलाउ यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो डी अगर क्वांटिटी कर दी है तो इसकी सी हो जाएगी उतनी ही, इसे बढ़ाएगा नहीं वो। अगर बी कर दी फॉर्म 1 ने, तो फॉर्म 2 भी उसको ए कर देगी, मतलब उसके बराबर, उससे बढ़ाएगी नहीं। अगर वो 100 सेल कर रहे थे तो यहाँ भी 100 कर रहे हैं, यहाँ 90 कर रहे हैं तो इसने भी 90 करना शुरू कर दिया, इसने यहाँ पर 70 कर दी तो इसने भी 70 करना शुरू कर दिया। तो ये उसके प्रोपोर्शनली यहाँ पर उसी तरह से काम होता रहेगा। तो ये हमारे पास कोरोनॉट रिएक्शन फंक्शन की बात हो रही है। रिएक्शन फंक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई एक चेंज कर रहा है तो क्या दूसरा उसको चेंज करेगा या नहीं करेगा, इस बात को यहाँ पर देखा जा रहा है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन विद द फॉर देख लें, देयर आर फ्यू फर्म्स इन द मार्केट सर्विंग, ये तो मैं पढ़ लिया, दोबारा पढ़ लिया मैंने। द फर्म प्रोड्यूसेस ईदर डिफरेंशिएटेड और होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस का मतलब होता है एक ही तरह की प्रोडक्ट्स, और डिफरेंशिएट का मतलब होता है, इसको नॉन होमोजेनियस भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दो वर्ड इन्होंने अलग अलग यूज कर दिए। Each firm believes rivals will hold their output constant if it changes its output. तो वो कांस्टेंट रखेंगे, कम ये ज्यादा नहीं कर देंगे, जितना इसका था आउटपुट उतना ही आउटपुट वहां पर रखेंगे बरकरार, राइट। मतलब इन लाइंस को नीचे की तरफ देखना है और इन लाइंस को लेफ्ट की तरफ देखना है। इसके बाद है स्टैगलबर्ग ओलिगोपोली। In a Stackelberg oligopoly, firms differ with respect to when they make decisions. जब वो डिसीजंस लेते हैं यहाँ पे वो फर्क होते हैं, specifically one firm the leader is assumed to make an output decision before the other firms. अब इसमें एक फर्म ऐसी होती है, जो फर्म्स बड़ी बड़ी हैं सारी, इसमें एक फर्म बहुत ज़्यादा बड़ी ऐसी है कि जिसके डिसीजन से बाकी तमाम डिसीजंस अपना लेना शुरू कर देते हैं। स्पेसिफिकली मैं फिर पढ़ रहा हूँ लाइन 2। स्पेसिफिकली one firm the leader is assumed to make an output decision before the other firms. Given knowledge of the leader's output, all other firms, the followers, take as given the leader's output and choose output that maximum profits. एक कंपनी जो मार्केट में ज़्यादा लीड कर रही है, उसने अगर ऐलान कर दिया कि हम इस वक्त इतना प्रोड्यूस करेंगे, फॉर एग्जांपल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी कोई कंट्री है, उसने कहा कि हम इतना ऑयल प्रोड्यूस करेंगे, जब उसने कह दिया तो बाकी भी उसके अकॉर्डिंगली उतना ही काम उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोपोर्शनली जो भी प्रोपोर्शन होगा। अगर उसने कहा कि मैं 20% अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूँ तो बाकी भी प्रोपोर्शनली उतना ही बढ़ा देंगे, ठीक है। मतलब अगर 100 बैरल्स कंट्री ए की प्रोडक्शन है और कंट्री बी की प्रोडक्शन है,
70 बैरल, उसके बाद 60 बैरल कंपनी सी की प्रोडक्शन है, तो वो लोग प्रोपोर्शनली उतना अपना कम कर देंगे या बढ़ा देंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास बात होती है। तो एक लीडर अनाउंस करता है और बाकी भी उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। An industry is characterized by a Stackelberg if there are few firms serving many customers. The firm produces either differentiated or homogeneous products. A single firm, the leader, chooses an output before all other firms choose their output. तो सबसे पहले वो चूज करता है कि उसको कितनी आउटपुट चेंज करनी, प्रोडक्शन बढ़ानी है, कम करनी है, ठीक है। तो बाकी भी उसी को फॉलो उसी तरह से करना शुरू कर देते हैं। फॉलोवर्स होते हैं वो देख देख कर वैसे काम करते चले जाते हैं। पॉइंट 4 है ऑल ऑफ द फॉलोअर्स, ये पॉइंट 3 का ही ऑपोजिट लिखा हुआ है। ऑल अदर फर्म्स द फॉलोअर्स टेक एज गिवन द आउटपुट ऑफ द लीडर एंड चूज आउटपुट्स दैट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट्स गिवन द लीडर्स आउटपुट। तो वो उसमें ही अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं जितना इन कंपनीज की आउटपुट को जाना होता है, ठीक है। तो वो प्रोपोर्शनली उतना ही काम करेगा। जैसे आपको मैं बता रहा था ना कि जो आपको मैंने नहीं बताया था, चलिए एग्जाम्पल क्योंकि बहुत किसी और टॉपिक से रिलेटेड है, हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट, ये तो हमारे पास पॉइंट है ही। एग्जिट हमारे पास यहाँ पर ये बात आ रही है, ये थोड़ी सी डिफरेंट सी बात है, मैं आपको बताता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा। इसमें होता ये है कि क्लास के हमारे पास यहाँ पहले की तरह से पहले तो देखना शुरू करें कि ये आपके पास क्वांटिटी 1 है और ये क्वांटिटी 2 है, ये फॉलोअर्स है और ये लीडर है। लीडर जो एक चेंज करेगा तो फॉलोअर्स उसी तरह से चेंज करेगा। अब हमारे पास एक पॉइंट मौजूद है, वो पॉइंट हमारे पास है। अच्छा, यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई की बात की जा रही है, मतलब जो प्रोडक्शन है, सप्लाई है, उसकी बात की जा रही है। और जो प्रॉफिट है उसकी बात यहाँ पर सी से की जा रही है। ये हमारे पास प्रॉफिट की बात हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ एडिशनल कर्व्स नज़र आना शुरू हो गए हैं कि हमारे पास अगर क्वांटिटी, मतलब ये क्वांटिटी 1 अगर हमारे पास है यहाँ पर, तो क्वांटिटी 2 क्या होगी, ये होगी। क्वांटिटी 1 अगर हमारे पास यहाँ पर होगी, क्वांटिटी 2 क्या होगी, वो यहाँ पर होगी। और ये दो कर्व्स है हमारे पास। अगर क्वांटिटी 2 फॉलोअर कोई है ही नहीं तो मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी होगी, मतलब ये 0 अगर है, वाई कोऑर्डिनेट x2 कोऑर्डिनेट 0 है, d2 कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमारे पास मैक्सिमम क्या होगा, वो जो आपने मैथ्स में स्लोप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हमारे पास एक लाइन है x और y को इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर हमने y 0 कर दिया, मतलब यहाँ पर इसकी प्रोडक्शन 0 हो गई है, तो हमारे पास मैक्सिमम m1 q1 m ये प्रोड्यूस होगा मैक्सिमम परसेंट। और अगर हमारे पास ये लीडर बिल्कुल बैठ गया, प्रोडक्शन अपनी बंद कर दी, तो हमारे पास यहाँ पर इसकी प्रोडक्शन यहाँ तक चली जाएगी, इससे ऊपर नहीं जा सकती। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है, ये हमारे पास एक पॉइंट था जो इनका दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जिसको हमने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पर पॉइंट ये होता क्या है कि यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जो ये पाई है और जो कर्व इस तरफ का है, अ, ये आइसोप्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। जो हम प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट लेने की बात करते हैं, ठीक है। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो क्लास हमारे पास बात हो रही थी कि हमारे पास ये आइसोप्रॉफिट कर्व होता है और ये हमारे पास ये जो इस तरह का कर्व है, ये हमारे पास उसके ये हमारे पास प्रॉफिट का कर्व है।
भाई आइसो प्रॉफिट जो होता है ये होती है लेबर कि हमारे पास जितना लेबर ने काम किया उतना उसने हमें प्रॉफिट दे दिया। आइसो प्रॉफिट होता है कि जितना लेबर हमारे पास मौजूद है उसने उतना काम किया और हमें प्रॉफिट दे दिया। और हमारे पास जो एक्चुअली प्रॉफिट आ रहा है वो ये है। तो उन्होंने हमें कितना काम करके दिया, हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, कम या ज्यादा हो रहा है, तो ये कर्व इस तरह से बनते हैं। तो ये पॉइंट हमारे पास कैसे बना, ये फॉलोवर्स हैं 2। तो ये पाई सी की जो बात हो रही है ये प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट और इनकी लेबर